हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम हिंदी पुस्तक दिगंत के गद्य खंड से नामवर सिंह जी के द्वारा लिखा गया निबंध प्रगीत और समाज के भाग 3 पर चर्चा करेंगे। इसके भाग 1 और 2 में हमने देखा कि किस तरह से नामवर सिंह जी कविता को लेकर समाज में संघर्ष कर रहे हैं और कविता को लेकर उनके मन में क्या क्या आलोचनाएं हैं, कैसी विशिष्ट बातें वो सोच रहे हैं। और प्रगीतात्मक कविताएं, आत्मपरक कविताएं जो कि हैं, उनके बारे में उनकी सोच क्या है और लंबी लंबी कविताओं के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, ये सब उन्होंने दर्शाया है। और किन किन कवियों की कविताओं से उन्हें प्रेरणा मिली है, वो प्रेरित हुए हैं, ये सब हम देख रहे हैं निबंध में। नामवर सिंह जी ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है। तो चलिए अब हम इसके भाग 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। प्रगीतात्मकता का जो दूसरा उन्मेष यानी नई समझ, प्रगीत धर्मी जो कविताओं का दूसरी नई समझ है, वो 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ। रोमांटिक उनका पतन हुआ, रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। भक्ति काव्य में भिन्न इस रोमांटिक प्रगीतात्मकता के मूल में एक नया व्यक्तिवाद है, जहां समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। अब ये जो नई समझ है, उत्थान हुई है नई समझ की, रोमांटिक प्रगीतात्मकता का ये नया व्यक्तिवाद है, जहां समाज के बहिष्कार करने के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। इन रोमांटिक प्रगीतों में भक्ति काव्य जैसी तन्मयता भले न हो, किंतु आत्मीयता और इंद्रियता कहीं अधिक है। बोले इन रोमांटिक जो प्रगीत हैं, उसमें भक्ति काव्य की जैसी तन्मयता यानी कि तल्लीन होने की भावना वो भले ही ना हो, लेकिन आत्मीयता और इंद्रियता है। लेकिन उसमें आत्मा है और इंद्रियता, जो कि हमारी इंद्रियां हैं, वो कहीं अधिक है। उल्लेखनीय है कि इस दौरान सीधे सीधे राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावों को काव्य रूप देने वाले मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्रकवि भी हुए और अधिकांशतः उन्होंने प्रबंधात्मक काव्य ही लिखे। बोले यहाँ पर कि ऐसे भी काव्य हैं हमारे काव्य जगत में कि मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्रकवि, जो कि अधिकांशतः प्रबंधात्मक काव्य ही लिखे हैं उन्होंने। और इस दौरान जो सीधे सीधे राष्ट्रीयता संबंधी विचार तथा भाव को काव्य रूप दिए हैं उन्होंने, प्रबंधात्मक काव्य के जरिए ही उन्होंने राष्ट्रीयता संबंधी विचारों को पाठकों के सामने रखा है, जिन्हें उस समय ज्यादा सामाजिक माना गया और उस समय उन्हें ज्यादा सामाजिक माना गया। लेकिन प्रबुद्ध जनों को जल्द ही इस सच्चाई का एहसास हो गया कि असामाजिक प्रतीत होने वाले रोमांटिक प्रगीत उस युग की चेतना को कहीं अधिक गहराई से वाणी दे रहे थे और उनकी असामाजिकता में ही सच्ची सामाजिकता थी। यहाँ पर भी इनकी थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त हो रही है कि पहले मैथिली शरण गुप्त के जो उन्होंने राष्ट्र कवि हैं वो, जिसमें उनके कविता में सीधे सीधे राष्ट्रीयता संबंधी विचार हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस समय ज्यादा सामाजिक माना गया उन्हें उस समय, लेकिन जो अप्रबुद्ध जन हैं उनको जल्द ही इस सच्चाई का एहसास हो गया
और उन्हें असामाजिकता में ही सामाजिकता दिखने लगी और रोमांटिक प्रगीत जो होते हैं वो उन्हें ज्यादा अच्छे लगे और अधिक गहराई से वाणी दे रहे थे ये प्रबुद्ध जन। आलोचकों की दृष्टि में सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आरंभ यही है जिसका आधार है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। जो आलोचक हैं उसकी दृष्टि में सच्चे अर्थ में प्रगीतात्मकता का आरंभ यही है कि समाज के विरुद्ध जो अब व्यक्ति चल रही है वही आलोचक की दृष्टि में सही प्रगीतात्मकता है। इस प्रकार प्रगीतात्मकता का अर्थ हुआ एकांत संगीत अथवा अकेले कंठ की पुकार। इस तरह से प्रगीतात्मकता का अर्थ बता रहे हैं कि इस तरह तो प्रगीतात्मकता एक एकांत संगीत है, अकेले कंठ की पुकार है। प्रगीतात्मकता की यह धारणा इतनी बद्धमूल मूल हो गई है कि आज भी प्रगीत के रूप में प्राय उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो नितांत वैयक्तिक और आत्मपरक हो। मतलब कि आज भी उन्हीं कविताओं को मतलब ऐसी सोच हो गई है प्रगीतात्मकता की कि इतनी बद्धमूल इतनी असभ्य हो गई है कि आज भी प्रगीत के रूप में उन्हीं कविताओं को स्वीकारा जाता है जो कि नितांत यानी कि बिल्कुल वैयक्तिक और आत्मपरक निजी हो। चूंकि इस प्रकार के व्यक्तिवाद को जन्म देने वाली औद्योगिक पूंजीवादी समाज व्यवस्था समाप्त होने की जगह और भी विकसित हो रही है जो कि ऐसी कविताओं को सह दे रही है, बढ़ा रही है। ऐसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाप्त होने की जगह में और भी बढ़ रही है। इसलिए फिलहाल प्रगीत कविता की इस मानसिक धारणा से छुटकारा संभव नहीं है। यहाँ पर इन्होंने प्रगीतवादी प्रगीतात्मक कविता को बहुत ही एक ऊंची नजरों से देखा है और कह रहे हैं कि इन कविताओं को मतलब समाप्त होने की जगह ये और भी बढ़ रही हैं और ये इनसे छुटकारा पाना भी संभव नहीं है। निश्चय ही इस स्थिति में कुछ परिवर्तन घटित हुआ है। फलतः कवि की मानसिकता भी बदली है। व्यक्तिक बनाम समाज जैसे सरल द्वंद्व का स्थान समाज के अपने अंतर विरोधों ने ले लिया है। कह रहे हैं कि निश्चय ही इस स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ है और कवि की मानसिकता भी थोड़ी बदली है, लेकिन व्यक्ति बनाम समाज जैसे कि सरल द्वंद्व का स्थान समाज के अपने अंतर विरोधों ने ले लिया है। व्यक्तिवाद उतना आश्वस्त नहीं रहा। स्वयं व्यक्ति के अंदर भी अंतः संघर्ष पैदा हुआ। विद्रोह का स्थान आत्म विडंबना ने ले लिया और विद्रोह का स्थान आत्म विडंबना ने ले लिया। आत्म विडंबना यानी कि एक ऐसी सोच, धोखे की सोच, एक भ्रम जैसी। तो विद्रोह का स्थान यहाँ पर ऐसी सोच ने ले लिया है और व्यक्ति के अंदर भी अंतः संघर्ष पैदा हो रहा है। इस प्रकार प्रगीतात्मकता विडंबना ग्रस्त हुई और उसके रचना विन्यास में पेचीदगी आई। और इस तरह से प्रगीतात्मकता जो ऐसी कविताएं हैं वो विडंबना ग्रस्त हो गई हैं और उसके रचना विन्यास में पेचीदगी आई है और आत्मपरकता कदाचित और बढ़ी और ऐसी निजी संबंधित निजी अनुभूतियों पर आधारित कविताएं और भी बढ़ी। इसके साथ ही आत्मेतर का दबाव भी तथाकथित नई कविता की प्रगीतात्मकता में आए नए मोड़ों और मरोड़ों को इसी आलोक में समझा जा सकता है। और इसके साथ ही आत्मेतर का दबाव भी बढ़ा यानी कि आत्मा से जो भिन्न होता है उसका भी दबाव बढ़ा और तथाकथित नई कविता की प्रगीतात्मकता में आए नए मोड़ों और मरोड़ों, जो भी मोड़ उसमें आए, जो भी मरोड़
को इसी आलोक में समझा जा सकता है। इस प्रसंग में मुझे शमशेर जी की 1941 की लिखी एक कविता याद आ रही है, जिसे संयोग से उन दिनों काशी में एक शाम उन्हीं के मुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और यहाँ पर एक कविता लिखी गई है। वो कविता शमशेर जी की लिखी हुई है और यही कविता उन्हें उस समय याद आ रही है नामवर सिंह जी को, जो कि उन्होंने सौभाग्यवश उन्हीं के शमशेर जी के मुंह से ही सुना था, उन्हें सुनने को मिला था। कविता इस प्रकार है कि लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, अंतिम आशाओं की संध्याओं से पलकें डूबी ही सी थी, पर अभी नहीं कोई सुनता सा था मुझे कहीं। यहाँ पर बता रहे कि लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, अंतिम आशाओं की संध्याओं से। ये इस परिस्थिति में उन्हें इस तरह की कविता जो है उन्हें याद आई है और उसी को यहाँ पर उन्हें दर्शाया है। पलकें डूबी ही सी थी, पर अभी नहीं कोई सुनता सा था मुझे कहीं, पर किसने यह सातों सागर के पार एकांकीपन में ही मानो हार, एकांकी उठ मुझे पुकारा कई बार, मैं समाज तो नहीं न मैं कोई। इन सब कविताओं से वो इतने नाराज हैं कि इस कविता का अर्थ है कि वो कहना चाहते हैं कि किस तरह से समाज में ये विडंबना, प्रगीतात्मक कविताओं की विडंबना बढ़ती ही जा रही है और इस समय वो बहुत ही एकांकीपन मान रहे हैं, उन्हें जैसे कि एकांकीपन में उन्होंने हार मान लिया है और इस समय समाज में वो अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। मैं समाज तो नहीं न मैं कुल, अब वो समाज नहीं है और ना ही वो कुल है कि सबसे मिलकर वो इस तरह की परिस्थिति से छुटकारा पा सकते हैं, इस तरह का विद्रोह कर सकते हैं कविता के प्रति। बस इसी नारे की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर। कविता की आगे की लाइन है, जीवन कण समूह में हूं मैं केवल, एक कण कौन सहारा मेरा कौन सहारा। विवश होकर जिस तरह से कह रहे हैं कि जीवन कण समूह में हूं मैं केवल, जीवन के बस उस कण समूह में है और उनका कोई सहारा नहीं है। तो ये कविता तो शमशेर सिंह जी के द्वारा लिखी गई है, लेकिन नामवर सिंह जी यहाँ पर जो उनके साथ परिस्थिति घट रही है, जो घटना घट रही है कविता को लेकर, ये कविता उन्होंने यहाँ पर दर्शाकर यही बताना चाहा है कि किस तरह से वो भी अकेले हैं इस संघर्ष में और अपनी नाराजगी जता रहे हैं। आज दोबारा इस कविता को पढ़ते हुए मुझे थियोडोर एडोर्नो का एक वाक्य याद आ रहा है। अब इस कविता को वो दोबारा पढ़ रहे हैं तब उन्हें अब जो थियोडोर एडोर्न है उनका एक वाक्य याद आ रहा है, जिसका भाव यह है कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकांकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। कविता में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे बस सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जो एकांकीपन में है, जो अकेला है। अब तभी वो मानवता की आवाज सुन सकता है। मैं इस कविता की व्याख्या करने का साहस न करूंगा, लेकिन यहाँ समाज के उस दबाव को भी महसूस किया जा सकता है और अपने अकेले होने की विडंबना को भी। और यही वे बिंदु हैं जो इस कविता की निराशा को बच्चन जैसे कवियों की सरल सपाट निराशा से अलग करते हुए एक गहरी सामाजिक सच्चाई को व्यक्त करते हैं। और यही कविता को वो कह रहे हैं कि इन्हीं कविताओं में वो बिंदु है जो कि इस कविता की निराशा को बच्चन जैसे, बच्चन जी जो कवि थे,
उनके जैसे कवियों की जो सरल सपाट निराशा से अलग करते हुए एक गहरी सोच में एक गहरी सामाजिक सच्चाई को व्यक्त करते हैं। तो आज का जो ये निबंध था हम यहाँ पर इसे समाप्त करते हैं। और इसके जो हमने देखा इस निबंध में आज भाग 3 में कि किस तरह से नामवर सिंह जी आलोचना कर रहे हैं और विडंबनाएं भी बता रहे हैं। नई कविताओं को लेकर वो बहुत नाराज हैं। प्रगीतात्मक कविताओं को लेकर वो बहुत नाराज हैं और उन्होंने अपनी ये नाराजगी और अपना ये अकेलापन जो समाज में वो अकेले इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं कविता को लेकर, ये उन्होंने शमशेर जी की जो वो कविता है उसमें भी व्यक्त की है। तो आज हम भाग 3 यहाँ तक रखते हैं। इसके अगले वीडियो में हम इसका भाग 4 पढ़ेंगे। थैंक यू।